हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है हमारी ट्रांसलेशन। ठीक है। और जो हमारी ये प्रोसेस है ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो डीएनए पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए की अपनी क्या होती है, डीएनए की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो जो डीएनए की अपनी एक भाषा है वो है नाइट्रोजन बेस, क्योंकि डीएनए पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे कि जैसे नाइट्रोजन बेसिस है, अब नाइट्रोजन बेसिस जेनेटिक डीएनए की भाषा है, उसे हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, अमाइनो एसिड में। तो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की भाषा है। ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है। अब जैसे क्या है, बोल रखा है कि ट्रांसलेशन रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज टू प्रोटीन लैंग्वेज। ठीक है। अब क्या है कि द मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ mRNA इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्राइमरी कंपोनेंट। वो 4 प्राइमरी कंपोनेंट कौन कौन से, mRNA, tRNA, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेज एंड राइबोसोम्स। ठीक है। इन चारों कंपोनेंट के बारे की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है। मैसेंजर आरएनए व्हेन द डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, उनमें से एक एमआरएनए भी बनता है। एमआरएनए पे क्या होते हैं, कोडान प्रेजेंट होते हैं। उस कोडान पे कोडान प्रेजेंट होते हैं, और कोडान जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए पे एंटी कोडान प्रेजेंट होते हैं। और विद रिस्पेक्ट ऑफ कोडान, एंटी कोडान उसके साथ बाइंड करता है और उसी के रिस्पेक्ट में अमाइनो एसिड को लाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। तो मैसेंजर आरएनए जो हमारा प्रोकैरियोटिक का एमआरएनए है, प्रोकैरियोटिक के एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, देखो एमआरएनए 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक और एक कौन से होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक, देखो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है वो हमारा प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ओनली सिंगल एमआरएनए हैव अ मोर देन वन ओपन लीडिंग फ्रेम और मोर देन वन सिस्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है और इस पे एक सिस्ट्रॉन ये है, एक सिस्ट्रॉन ये है, एक सिस्ट्रॉन ये है। ठीक है। तो मोर देन वन सिस्ट्रॉन है, और सिस्ट्रॉन या बोले ओपन लीडिंग फ्रेम जिस पर ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। तो मोर देन वन सिस्ट्रॉन नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अब जो हमारा यूकैरियोटिक एमआरएनए है। यूकैरियोटिक एमआरएनए को हम मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए भी बोलते हैं। क्यों इसे मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक सिंगल एमआरएनए पे। ठीक है। ओनली वन ओपन लीडिंग फ्रेम स्टार्ट कोडान। वहाँ पे जो स्टार्ट कोडान जहाँ पे राइबोसोम बाइंड होता है उसे हम साइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे हम कोजेक सीक्वेंस बोलते हैं। अब जैसे कि उस डायग्राम में देखो कि जो यहाँ पे जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे साइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है। साइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो साइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस क्या होता है, साइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 16S rRNA विच
इज प्रेजेंट इन स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर प्रेजेंट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और तभी यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट आके पहले बाइंड करती है mRNA पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम इज अ rRNA प्लस R प्रोटीन कंबाइन होकर राइबोसोम बनाती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में 70S टाइप का, बैक्टीरिया में जो होता है 70S टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो ये 70S फर्दर डिवाइड हो जाता है 50S एंड 30S। अब 50S जो होता है फर्दर डिवाइड होता है 23S एंड 5S, एंड 30S डिवाइड होता है 60S राइबोसोम में, 16S राइबोसोम में। जैसे कि अभी मैंने लास्ट में आपको पीछे वाले डायग्राम में बताया है कि 16S rRNA में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है किसका? साइन डायगोनल सीक्वेंस, जहाँ से और साइन डायगोनल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है स्टार्ट कोडान से पहले, mRNA पे स्टार्ट कोडान से पहले प्रेजेंट होता है, जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक है, अब यही जो आगे की हम बात करते हैं कि जो हमारा यूकैरियोटिक mRNA यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप का होता है, और 80S टाइप में भी वो फर्दर डिवाइड होता है 60S एंड 40S, और 60S फर्दर डिवाइड होता है 28S, 5.8S एंड 5S। ठीक है, और ये हमारा फर्दर डिवाइड हो जाता है 18S में। तो एक चीज़ और ये है, जान लो कि जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जो आरआरएनए होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं, एक्सेप्ट 5S आरआरएनए। 5S आरआरएनए जो है वो हमारा आरएनए पॉल थर्ड से ट्रांसक्राइब होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, और हम अगर प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो तीनों आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, mRNA, tRNA, rRNA। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे राइबोसोम के और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं। ट्रांसलेशन के जब देखते हैं तो वहाँ पे 3 साइट्स होती हैं। फर्स्ट साइट होती है ए साइट। अब ए साइट पे क्या होता है? ए साइट पे हमारा एसिटाइलेटेड जो हमारा tRNA होता है वो आके बाइंड करता है, और यहाँ पे पेप्टाइडेड tRNA बाइंड करता है। और इसके बाद यहाँ से जब जैसे कि आगे हम अभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आया फर्स्ट जो हमारा इनिशिएटर tRNA होता है वो आके पहले पी साइड पे बाइंड करता है। अब पी साइड पे बाइंड करने के बाद जब इलोंगेशन में हम पहुँचते हैं तो एक एसिटाइलेटेड tRNA आता है, वो ए साइड पे बाइंड करता है। ए साइड पे बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या करता है वो, ये बात करें तो यहाँ पे वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और ये वाला जो होता है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ये अब डीएसिटाइलेटेड हो जाता है। अब इस पर अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पर अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं, तो फिर इसे ई साइड से रिमूव कर दिया जाता है, एग्जिट साइड इसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं tRNA की। tRNA क्या है? tRNA ये क्लोवर लीफ मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? एक साई यू लूप होता है, एक वेरिएबल आर्म होती है, एक एंटीकोडॉन आर्म होती है। ठीक है, एक डी लूप होता है, और एक एक्सेप्टर आर्म होती है। एक्सेप्टर आर्म पे जो CCA है ये कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है। अगर किसी tRNA में ये सीक्वेंस नहीं है तो उसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के द्वारा उस पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो डी लूप इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक मॉडिफाइड बेस होता है जिसे बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन। डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्यूडो यूरेडिन। ठीक है, इसलिए इसे साइन यू लूप भी बोलते हैं। वेरिएबल आर्म हो गया, और ये हमारा ये tRNA का स्ट्रक्चर हो गया। tRNA के स्ट्रक्चर में ये देखो, हम एंटीकोडॉन क्या है यहाँ पे विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोडॉन। अब जैसे यहाँ पे मान लो हम जब जेनेटिक कोड की बात करते हैं, जेनेटिक कोड में हमें पता होता है कि कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, वहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे mRNA पे हमारा AUG है,
तो AUG है तो इसका एंटी कोडन इस पर प्रेजेंट होता है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, 3 प्राइम इंड पे, यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड। अब AUG मिथ्योनिन को कोड करता है तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो मिथ्योनिन होगा। ठीक है, तो आगे भी बात करेंगे सब। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड अटैचमेंट ऑफ tRNA। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है उसे बोलते हैं एडेनाइलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनाइलेटेड अमाइनो एसिड बन जाता है। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड ATP के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेज। एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेज, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे ये बाइंड कर जाता है। तो ये रिएक्शन होती है और बनता क्या है हमारा, बन जाता है हमारा एडेनाइलेटेड अमाइनो एसिड बन जाता है और पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाता है, PPI। ठीक है, जैसे ही हमारा पायरोफॉस्फेट बाहर निकलता है, फर्दर कंटिन्यू, फिर सेकेंड स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, tRNA चार्जिंग होती है। अब tRNA चार्जिंग क्या है, tRNA चार्जिंग देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अब जो एडेनाइलेटेड अमाइनो एसाइल बना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अब ये जो tRNA का 3 प्राइम OH यहाँ पे रिएक्ट करेगा और चार्ज अमाइनो एसिड बना लेगा। चार्ज अमाइनो एसिड बन जाएगा। चार्ज अमाइनो मतलब कि क्या है, अमाइनो जो हमारा एडेनाइलेटेड अमाइनो एसिड था उससे अब क्या होगा, AMP बाहर निकल जाएगा और अमाइनो एसिड tRNA पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो हमारा अब अमाइनो tRNA चार्ज हो गया, चार्ज tRNA हो गया। और इसके जो हम बात करते हैं अमाइनो एसाइड जो ट्रांसफेरेज एंजाइम लगता है, उसके 2 क्लास होते हैं। ठीक है, अब जब हमारा जो tRNA सिंथेटेज अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज एंजाइम क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड, जो हमारा क्लास फर्स्ट होता है वो हमारा 2 प्राइम OH के साथ बॉन्डिंग करता है। जब हमारा एंजाइम अगर क्लास 1 का लगेगा अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज, तो वो किसके साथ, 2 प्राइम OH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, tRNA की जो CCA आर्म कंजर्व्ड आर्म होती है उसकी 2 प्राइम OH से रिएक्ट करेगा। अब जब हम बात करेंगे कि क्लास सेकेंड हमारा 3 प्राइम OH से रिएक्ट करता है, जैसे कि ऊपर हमने लिख रखा है। ठीक है, क्लास फर्स्ट एंजाइम इज अटैच्ड टू द अमाइनो एसिड एंड 2 प्राइम OH of tRNA generally monomeric, and class second enzyme or amino acid is 3 prime OH of the tRNA। ठीक है, तो इस प्रकार ये होगा। अब हमारा अमाइनो एसिड एक्टिवेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अब हाँ, यहाँ पे और थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक होती है डिस्क्रिमिनेटर आर्म, डिस्क्रिमिनेटर बेस होता है। ये डिस्क्रिमिनेटर बेस स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है कि मतलब कौन सा अमाइनो एसिड किस पे बाइंड करेगा। ठीक है, एंटीकोडन तो करता ही करता है और इसका भी रोल उसमें होता है। जो डिस्क्रिमिनेटर हमारा बेस होता है यहाँ पे, जो बेस पेयरिंग नहीं करता। ये तो 3 बेस पेयर जो CCA होता है वो कंजर्व्ड होता है, लेकिन ये हमारा डिस्क्रिमिनेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो यहाँ पे नॉन बेस पेयरिंग पाई जाती है एक अमाइनो एसिड की। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनिशिएशन की। इनिशिएशन, जैसे कि इनिशिएशन कब स्टार्ट होता है, mRNA पे जो हमारा अप स्ट्रीम रीजन होता है AUG। देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ लो पहले। जैसे हमारा ये स्टार्ट कोडान यहाँ से है, इसके इधर वाला, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इधर वाला रीजन क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम, और इधर वाला रीजन क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारा ये अप स्ट्रीम रीजन पर क्या होता है, साइन डायगोनल सीक्वेंस होता है। साइन डायगोनल सीक्वेंस इज द होता है। अब हमारा क्या होगा, राइबोसोम बाइंड करेगा आके। लेकिन इससे पहले हमें क्या पता, अब जैसे राइबोसोम तो हमारा बाइंड होता है, ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, लेकिन हमारी स्मॉल सब यूनिट पहले आके बाइंड करती है mRNA पे। तो वो कैसे डिसोसिएट होती है उसको हम आगे स्टेप में बताएंगे। यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड करें, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट में जो 16 srRNA होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है किसके, साइड डायगोनल सीक्वेंस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे
इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इनिशिएशन की फर्स्ट स्टेप यही है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है, देखो अब मैं बात करेंगे इस डायग्राम से। पहले क्या होगा हमारा, जैसे सेल में राइबोसोम बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर प्लस इलॉन्गेशन फैक्टर जी जो होता है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को डिसोसिएट करेगा। अब हमारा क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट पे अब हमारा इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आके बाइंड कर जाएगा। अब इनिशिएशन फैक्टर थर्ड का क्या काम होता है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड का काम होता है कि वो फिर से रीएसोसिएट नहीं होने देता है। अब इनिशिएशन फैक्टर थर्ड हमारा आके जब बाइंड कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की स्टेप 1 मिनट, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा आएगा जो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड होता है, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड नहीं, फिर आएगा हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट क्या करेगा, वो हमारा ए साइट पे आके बाइंड कर जाएगा। हमारी जो हमने राइबोसोम में बताई है, एक ई साइट होती है, एक पी साइट होती है, ए साइट होती है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड, इनिशिएशन फैक्टर साइड आके बाइंड हो गया, जो क्या करेगा, रीएसोसिएट नहीं होने देगा फिर से लार्ज सब यूनिट को। फिर उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आएगा जो हमारी ए साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा। क्योंकि ए साइट पे क्यों बाइंड करेगा, क्योंकि जो हमारा इनिशिएटर टीआरएनए जो आएगा वो सीधे आके किस पे बाइंड ना करे, वो आके सीधे ए साइट पे बाइंड ना करे, क्योंकि पहले जो इनिशिएटर टीआरएनए आता है वो पहले पी साइट पे बाइंड करता है, ठीक है। अब हमारा जो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड है, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड क्या करेगा, जैसे ये टीआरएनए है, मान लिया ये टीआरएनए है, इस पे ये एंटीकोडॉन प्रेजेंट है। अब इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, इनिशिएशन फैक्टर इस पे बाइंड कर जाएगा जीटीपी की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में बाइंड करेगा, जीटीपी। और ये जीटीपी की फॉर्म में बाइंड करके कहाँ ले जाएगा, टीआरएनए को कहाँ बाइंड करा देगा, टीआरएनए को बाइंड करा देगा उसकी पी साइट पे, राइबोसोम की पी साइट पे इसको बाइंड करा देगा, ठीक है। तो हमारा जीटीपी की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर आके हमारा एमआरएनए पे जीटीपी की फॉर्म में ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब ये जीटीपी की फॉर्म में बाइंड कर देगा। अब जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, जीटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा, अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई। अब जैसे ही जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, ये फैक्टर एक एक करके रिमूव हो जाएंगे और हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब फार्मुलेटेड मिथ्योनिन यहाँ पे इन प्रोकैरियोटिक के केस में फार्मुलेटेड मिथ्योनिन बाइंड करता है। इसका भी एक केस है कि इनिशिएटर टीआरएनए होता है वो एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। उसमें क्या होता है कि जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है वहाँ पे देखो जीसी बेस पेयरिंग पाई जाती है, जीसी बेस पेयरिंग पाई जाती है एंटीकोडॉन लूप पे। नीड टू इंटर पी साइट, ये किसके लिए नीड होती है, पी साइट के लिए इंटर होती है, क्योंकि इनिशिएटर टीआरएनए है, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिक करेक्टर है, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन टीआरएनए एक्ट एज अ इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है, फॉर ए प्रोकैरियोटिक कंडीशन। और इनिशिएटर टीआरएनए का एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि उसके एंटीकोडॉन लूप पे जीसी बेस पेयरिंग पाई जाती है, 3 जीसी बेस पेयरिंग पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा ये वाली जो बेस पेयरिंग है CA, और जो ए वाली जो बेस पेयरिंग है नो बेस पेयरिंग, ठीक है। अब नीड फॉर फॉर्मुलेशन, जो हमारा ये वाला है, ये कंडीशन ये हमारी फॉर्मुलेशन के लिए नीड होती है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा, ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इनिशिएशन समझ आ गया क्या है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि हमारा इनिशिएशन फैक्टर, यहाँ से बात करते हैं, पहले हमारा ये कौन कौन सा फैक्टर है, राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर प्लस इलॉन्गेशन फैक्टर जी आता है, इसको डिसोसिएट कर देता है राइबोसोम को, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अब क्या होता है कि स्मॉल सब यूनिट पे हमारा इनिशिएशन फैक्टर
थर्ड आके बाइंड करता है। अब जब इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आके बाइंड करता है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड का क्या काम होता है, ये रीएसोसिएट नहीं होने देता है लार्ज सब यूनिट को। फिर उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आके बाइंड करता है। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आके क्यों बाइंड करता है, क्योंकि जो हमारा टीआरएनए आए वो एसिटाइलेट मतलब जो ए साइट होती है उस पर बाइंड ना होने दे। ठीक है, ये हमारा इनिशिएशन फैक्टर जो फर्स्ट है वो किस पे बाइंड करता जाके, वो बाइंड करता जाके हमारी ए साइट पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम में देखो, ये हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है। ठीक है, ये हमारा किस पे बाइंड करता जाके, ए साइट पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब ये ए साइट पे जाके बाइंड कर देता है तो आने वाले अमाइनो एसिड को बाइंड नहीं करने देता ये। ठीक है, और जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड है वो क्या करता है, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड जीटीपी की फॉर्म में बाइंड करता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में देखो यहाँ पे कुछ अलग हो गया, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है टीआरएनए के साथ बाइंड करके लाता है। ठीक है, अब जीटीपी की फॉर्म में बाइंड करता है ये कहाँ पे, राइबोसोम की पी साइड पे। अब ये पी साइड पे बाइंड कर जाता है। अब पहले हमारे इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट एंड थर्ड डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे ये बाइंड करता है उसके बाद जीटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड भी जीटीपी की फॉर्म में हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है डिसोसिएशन ऑफ 17S राइबोसोम इनटू 15S एंड 13S अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राइबोसोम साइक्लिंग फैक्टर एंड इलोंगेशन फैक्टर जी। ठीक है, अब इसके बाद द बाइंडिंग ऑफ IF3 टू 13S सब यूनिट विच प्रिवेंट द रीएसोसिएशन बिटवीन द राइबोसोम सब यूनिट्स। फिर उसके बाद क्या है, बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट एंड इनिशिएशन फैक्टर टू GTP alongside IF3. This step probably occurs simultaneously with step second. ठीक है, अब बाइंडिंग ऑफ mRNA टू formulated methionine tRNA to form a 13S initiation complex. Those two components can be appear in either order, but initiation factor second sponsors formulated methionine tRNA binding and IF3 is sponsors mRNA binding. ठीक है, एंड ईच केस द अदर इनिशिएशन फैक्टर आल्सो हेल्प्स। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग ऑफ 15S सब यूनिट्स विद लॉस ऑफ IF फर्स्ट एंड IF थर्ड। ठीक है, अब डिसोसिएशन ऑफ IF2 कॉम्प्लेक्स इज द साइमल्टेनियस हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP। तो ये अब यहाँ से फिर क्या होगा, इलोंगेशन स्टार्ट होगा। हम इलोंगेशन की बात करेंगे। इलोंगेशन जो होता है वो 15 अमाइनो एसिड पर सेकेंड की स्पीड से होता है। ठीक है, 15 अमाइनो एसिड पर सेकेंड की स्पीड से हमारा जो होता है इलोंगेशन होता है इसमें। तो आगे हम इसमें इलोंगेशन में क्या बात करेंगे, इलोंगेशन में भी क्या होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। इलोंगेशन फैक्टर TU, एक फैक्टर हमारा कौन सा है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और इलोंगेशन फैक्टर G, इलोंगेशन फैक्टर G। ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर G, ये 3 हमारे इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। अब जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर TU है वो क्या करता है, इलोंगेशन फैक्टर TU डायरेक्ट द नेक्स्ट tRNA टू इट्स करेक्ट पोजीशन इन द राइबोसोम। ठीक है, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है किसको, tRNA को उसकी करेक्ट पोजीशन पे। अब जो नेक्स्ट हमारा अमाइनो एसिड आएगा वो किस पे बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा हमारा ए साइट पे, जो इसके अंदर ए साइट होती है उस पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो अब जैसे EF2 आया, यहाँ पे देखो ये हमारा EF2 आया, GTP की फॉर्म में बाइंड हुआ और ये यहाँ पे आके बाइंड कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम लगा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम लगा, इसने क्या किया यहाँ पे पेप्टाइड 1, क्योंकि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो एक्टिविटी होती है वो लार्ज सब यूनिट 15S राइबोसोम के भी जो सब डिवाइडेड पार्ट है 23S उसमें होती है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, अब ये जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना तो इसने क्या किया, अब ये हमारा क्या हो गया, डीएस्टाइलेटेड हो गया, मतलब ये इससे अमाइनो एसिड हट गया। अब इससे अमाइनो एसिड हट गया, अब ये क्या करेगा, ई साइट हमने जो बताई थी, ई साइट से एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया, ई
ये ई साइड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड में क्या होगा, फर्स्ट फिर से टीआरएनए आएगा, ईएफटीयू जीटीपी। लेकिन अब जैसे ये क्या है, जो हमारा ईएफटीयू फैक्टर है वो जीटी, यहाँ पे जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और ये यहाँ से ईएफटीयू फैक्टर जीडीपी की फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे ईएफटीयू जीटीपी की फॉर्म में आया, इसके लिए प्रमोट करता है हमारा इलोंगेशन फैक्टर टीएस। इलोंगेशन फैक्टर टीएस रीजनरेट ईएफटीयू आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अटैच्ड जीटीपी मॉलिक्यूल। अभी हम नीचे एक डायग्राम में दिखाएंगे कि कैसे ईएफटीयू फिर से इससे जीटीपी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड राउंड क्या है, सेकेंड राउंड में भी ये क्या हुआ, इसने क्या किया, नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पे बाइंड किया, जीटीपी की फॉर्म में ईएफटीयू फैक्टर लाएगा, बाइंड किया। अब ये फिर से पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होगी 23S आरआरएनए के पास, फिर से यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। और फिर क्या किया, ट्रांसलोकेशन होगा। अब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस किसके द्वारा होती है, इलोंगेशन फैक्टर जी। इलोंगेशन फैक्टर जी क्या करता है, मीडिएट करता है किसको, ट्रांसलोकेशन को। तो यहाँ पे भी क्या होती है, जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी के रूप में जीटीपी लगती है। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा फिर से डीएसिटाइलेटेड हुआ, डीएसिटाइलेटेड ई साइड के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, अब देखो क्या है, ट्रांसलोकेशन देखो क्या हुआ, ये हमारा जो अमाइनो एसिड है ये वाला टीआरएनए अब पी साइड पे आ गया। अब नया जो हमारा अमाइनो एसिड आएगा वो ए साइड पे फिर से आएगा, ऐसे ट्रांसलोकेशन होगा ईएफटीयू के द्वारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो प्रोसेस में क्या लिखा है, नोट फर्स्ट ऑल दीज हाईली सिस्टमेटिक व्यू ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एग्जाम्पल टीआरएनए रिप्रेजेंट द फॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ए राइबोसोम एमआरएनए अटैच टू द ईपीए इंडिकेट्स द डॉटेड लाइन, ठीक है। अब ईएफटीयू ब्रिंग्स द सेकेंड अमाइनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट एंड राइबोसोम। इसे पढ़ लेना, उसका डायग्राम का ही वो दिया गया है, हमने डायग्राम को समझा दिया कैसे क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा रीजनरेट कैसे होता है, जो हमारा ईएफ इलोंगेशन फैक्टर जो टीयू है वो कैसे रीजनरेट होता है। तो हमारा क्या है, जैसे मान लो इलोंगेशन फैक्टर टीयू प्लस जीटीपी, ये हमारा बाइंडी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब टीआरएनए आएगा, एसिटाइलेटेड टीआरएनए आएगा, उसके साथ ये बाइंड करेगा, ये हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कौन सा टर्नरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये वाला हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा जाके किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये हमारा बाइंड कर जाएगा ए साइड पे जाके बाइंड करेगा। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, अब हमारा बाइनरी कॉम्प्लेक्स फिर से बाहर निकल जाएगा, ईएफटीयू जीडीपी के फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगता है, जो हमने बताया था इलोंगेशन फैक्टर टीएस। इलोंगेशन फैक्टर टीएस क्या करता है, इस जीडीपी को जीटीपी की फॉर्म में इसे प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से हमारा क्या होगा फिर से ये जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और जीटीपी फिर से ये नए टीआरएनए के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती है ईएफटीयू और ईएफटीएस की। अब हमारा क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड देखो कैसे बनता है कि यहाँ पे देखो शो किया गया है। हमारा क्या होता है, अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे जो हमारा जो टीआरएनए से आएगा, टीआरएनए पे जो अमाइनो एसिड लगा होगा उसके जो नाइट्रोजन होता है उस पर क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब जब एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इसको लोन पेयर दे देगा। अब इसको जब लोन पेयर दे देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। अब जब ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब देखो ये समझ लो ये हमारा है 2' OH, ये 3', ठीक है। अब ये ऑक्सीजन को दे देगा। अब क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और शो नहीं की गई, ये वाला हाइड्रोजन जो होता है जैसे ही ये इसे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको एन को दे देगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा,
ठीक है। तो जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और इसने फिर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन को देने के बाद इस हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने अपना इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बनेगा, ऐसे हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है हमारा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये अभी हमने तुमको ऊपर बताया पी साइट ई साइट, ये यहाँ पे ट्रांसलोकेशन के बारे में दिखाया गया है। ट्रांसलोकेशन हम ऊपर भी बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि हमारा अमाइनो एसिड पी साइट पे आके बाइंड कर जाता है, ये ए साइट है, ये पी साइट है, ठीक है। अब ए साइट पे आके बाइंड कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है, वो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बना, अब ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा टीआरएनए खाली है, ठीक है, डीएसिटाइलेटेड है। अब ये क्या करेगा, ई साइट के द्वारा एग्जिट कर जाएगा, ई साइट के द्वारा एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होगा, अब जो हमारा जैसे कि ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला इधर ट्रांसफ़र होगा पी साइट पे और फिर नया वाला ए साइट पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। यही है अब जो ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो उसके एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ट्रांसलेशन अगर जहाँ पे भी समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट करें, हम बताने की कोशिश करेंगे।